नमस्कार। चलिए आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसके बारे में ना ज्यादा बातें होती नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड में हुए 1919 के रॉलेट सत्याग्रह की। ये वो कहानी है जो बताती है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन आखिर शुरू कैसे होता है। क्या इसके लिए हमेशा बड़े बड़े नेता और लाखों की भीड़ चाहिए होती है? कभी कभी जवाब थोड़ा हैरान करने वाला होता है। ये बस एक टीचर और उनके 6 स्टूडेंट्स से भी शुरू हो सकता है। जी हां, सिर्फ इतने से। चलिए इसी अनोखी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो इस पूरी कहानी की जो चिंगारी थी वो था एक राष्ट्रव्यापी काला कानून। एक ऐसा कानून जिसने पूरे देश के लोगों के गुस्से को जैसे भड़का दिया था। ये कानून था 1919 का रॉलेट एक्ट। देखिए हुआ ये था कि पहले विश्व युद्ध के टाइम ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ इमरजेंसी पावर्स लागू की थी। अब जब जंग खत्म हो गई तो सरकार इन शक्तियों को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहती थी और इसीलिए ये एक्ट लाया गया। अब सवाल ये है कि इस कानून में ऐसा क्या था? अरे इसकी जो शक्तियां थी वो तो सच में होश उड़ाने वाली थी। जरा सोचिए, इस एक्ट के तहत ना सरकार किसी को भी सिर्फ शक के बिना पर बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल सकती थी। कोई जूरी नहीं, कोई सुनवाई नहीं, और तो और फैसले के खिलाफ अपील करने का हक भी छीन लिया गया था। मतलब ये तो सीधे सीधे लोगों की आवाज दबाने वाली बात थी। हर भारतीय की आजादी पर एक जबरदस्त हमला। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे बिल्कुल सही नाम दिया, काला कानून। ये दो शब्द ही इस कानून के पूरे अन्याय को बयां करने के लिए काफी थे और यही नाम पूरे देश में गूंजने लगा। तो जब पूरे देश में इस कानून के खिलाफ आवाजें उठ रही थीं, तो इसकी आग झारखंड तक भी पहुंची। एक नेशनल कॉल ने जमीनी स्तर पर एक्शन को जन्म दिया। और मजे की बात यह है कि झारखंड में विरोध का तरीका एक जैसा नहीं था, बल्कि दो अलग अलग रूप देखने को मिले। एक तरफ थी रांची, जहां बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी की लीडरशिप में एक बड़ा सत्याग्रह हुआ। इसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, व्यापारी, किसान सब शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ पलामू में टीचर रामदीन पांडे ने एक बिल्कुल अलग शांत रास्ता चुना, उपवास और प्रार्थना का। और ये नंबर, जरा इस पर गौर कीजिए, 7। सिर्फ 7 लोग। 6 अप्रैल 1919 को पलामू में बस इतने ही लोगों ने उपवास रखा था। कौन थे ये लोग? एक टीचर और उनके 6 स्टूडेंट्स। ये बात हमें क्या सिखाती है? यही कि इतिहास बदलने के लिए हमेशा हजारों की भीड़ नहीं चाहिए होती। कभी कभी ना सिर्फ 7 लोगों का पक्का इरादा भी कमाल कर सकता है। लेकिन ये विरोध सिर्फ एक दिन का इवेंट बनकर नहीं रह गया। इस छोटी सी चिंगारी से जो आग लगी, उसने एक परमानेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की नींव डाल दी। हुआ यूं कि सत्याग्रह से जो एक नई एनर्जी और एक पॉलिटिकल चेतना जागी, उससे यह महसूस होने लगा कि अब एक ऑर्गेनाइज्ड ढांचे की जरूरत है। लोगों को अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने झारखंड में अपनी जड़ें जमानी शुरू की। देखिए 1919 में ही बिंदेश्वरी पाठक और भगवत पांडे ने पलामू में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बना दी और ठीक अगले साल 1920 तक रांची और हजारीबाग में भी कांग्रेस कमेटियां बन चुकी थीं। और ये कमेटियां सिर्फ नाम के लिए नहीं बनी थी, ये तो राष्ट्रवाद के नए नर्व सेंटर्स बन गए थे जो आंदोलन की आग को लगातार हवा दे रहे थे। इनका काम था किसानों और आदिवासियों को एकजुट करना, विरोध सभाएं करना, राष्ट्रवादी साहित्य को लोगों तक पहुंचाना और देश में चल रहे बड़े आंदोलन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। तो सवाल उठता है कि इन सब घटनाओं का लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ? कैसे 1919 के इस विरोध ने इस पूरे इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया? सबसे अहम बात यह है कि एक छोटा सा स्थानीय विरोध एक बहुत मजबूत और स्थायी नींव बन गया। जो कहानी एक उपवास से शुरू हुई थी, वो आने वाले कई दशकों के संघर्ष की बुनियाद बन गई। 1919 और 1920 की इन घटनाओं ने ही झारखंड को आने वाले बड़े आंदोलनों के लिए तैयार किया। चाहे वो 1920 का असहयोग आंदोलन हो, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में झारखंड ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसकी जमीन इसी रॉलेट सत्याग्रह के दौरान तैयार हुई थी। और इसका फाइनल नतीजा ये हुआ कि झारखंड, जो पहले एक आदिवासी कृषि समाज था, वो एक राजनीतिक रूप से जागरूक एक राष्ट्रवादी क्षेत्र बन गया। ये एक बहुत ही बुनियादी और बहुत बड़ा बदलाव था। तो जाते जाते बस एक सवाल मन में आता है,
इतिहास में ऐसी और कितनी ही छोटी छोटी लोकल घटनाएं होंगी जिन्हें हम शायद मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, पर असल में उन्हीं घटनाओं ने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया हो। सोचने वाली बात है ना?